So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. This is part 5 of my all new series Engineering Physics और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की. सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इंजीनियरिंग फिजिक्स ये ऑल न्यू सीरीज हमने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट की और बहुत स्पीड में कहीं ना कहीं लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं. ना सिर्फ इंजीनियरिंग फिजिक्स और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स बीटेक के बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेल का आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन से कहीं ना कहीं आप ये ना हो कि भाई नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रही हैं आपको और आप सोचो कि भाई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट you should hit that bell icon too along with subscribing the channel. So yeah, let's start equations of motion. और आज हम स्लाइड में नहीं जा रहे हैं, रुको, आज हम यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैं एक चीज सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो जो स्टडी है इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसमें जनरली हम फोकस करेंगे ऑन द वेरी बेसिक्स, यू नो, the fundamental principles of classical mechanics. So here we're going to talk about some very basics, or maybe you have already studied them. For sure आपने पढ़े होंगे ये in your respective classes जब आप स्कूल में होगे या कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़े होंगे ये. So I just want to refresh these topics in your mind कि भाई आपको चीजें याद आ जाए कि भाई ये फॉर्मूले से, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो आप एडवांस में मूव कर पाओगे आगे. दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बीटेक के दीज थिंग्स विल हेल्प यू along with physics. So definitely it will help you. So for that it's really very important ki basic skills. So let's understand those fundamentals. Let's understand first Newton's laws of motion. So we all know Newton's laws of motion में तीन लॉज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहती है कि एन ऑब्जेक्ट विल रीमेन एट रेस्ट, an object will remain at rest or in uniform motion unless an external force is act on it. Law of inertia कहते हैं कि भाई जब तक कोई external force किसी object में नहीं लग रही है, that object will remain at rest or in uniform motion. जैसे आप कार में बैठे हो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉडी हुई, so it will remain at rest unless an external forces act on it. But जैसे ही let's suppose ब्रेक लगाया आपने, ब्रेक लगाते ही let's suppose आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, you will move forward and that's due to law of inertia. That's what law of inertia is. Law of inertia is nothing but an object will remain at rest or in uniform motion unless an external force is act on it. So I hope law of inertia आपको क्लियर है. ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके, we just refreshing those things की क्या थी. सेकेंड लॉ क्या कहती थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ में आपको वैसे फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज योर फोर्स. ये कहती थी आपकी सेकेंड लॉ. और थर्ड लॉ क्या कहती थी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक पांव पीछे करते हो तभी एक पांव आगे करते हो. कैसे वॉक करते हो आप, एक पैर पीछे करके और फिर एक आगे करके. सिमिलरली बोट में जो उसकी स्टिक है पीछे करते हो एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाट थर्ड लॉ सेज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो ये थी न्यूटन की तीन लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. लेट्स टॉक अबाउट काइनेमेटिक इक्वेशंस नाउ. काइनेमेटिक इक्वेशंस. Okay, so kinematic equation for uniform accelerated motion. So for uniform accelerated motion अगर uniform है तो उस केस में we have different formulas. We have first equation of motion, second and for third equation of motion. So we have different formulas for first, second and third equation of motion if it is uniform accelerated motion. So first equation of motion is very good, v is equal to u plus at. Second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion is v square is equal to u square plus
2x. Now here you all know u is initial velocity, v is final velocity. Let me just write it for you. U is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, and t is time. Similarly here s is your displacement, and all of these things you are aware, and this equation is v square is equal to u square plus 2s. So these are your kinematic equations for uniform accelerated motion. Let's move on. और अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की. So let's talk about projectile motion. Let me just rub it quickly. अच्छा, white board में पढ़ाने का एक disadvantage ये है that you have to rub things and then you have to write it down. And after rubbing it somehow कई बार ऐसे shades पड़ जाते हैं black. So let's talk about projectile motion. Projectile motion. Just give me a second. Water bottle ले आऊँ मैं अपनी. ओके, थैंक यू. सो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले क्या होता है, एक एग्जांपल की मदद से इस चीज को समझते हो. सपोज आप बास्केटबॉल प्लेयर हो, प्लेयर नहीं हो छोड़ो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, बस इतना ध्यान रखो. जब आप बास्केटबॉल खेल रहे होते हो एंड यू ट्राई टू थ्रो दैट पर्टिकुलर बॉल इन द हूप, यही तो होता है. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द गोल? यू हैव टू थ्रो दैट पर्टिकुलर बॉल इन द हूप. दैट्स गोल. यू विल विन. सो जब आपने बास्केटबॉल को थ्रो किया, इट विल फॉलो अ हॉरिजॉन्टल मोशन till it will reach that particular hoop. तो उस समय वो हॉरिजॉन्टल मोशन को फॉलो कर रहा है. फिर वो होप में चला गया. डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो चीज ऊपर गई है वो नीचे जरूर आएगी, बिकॉज ग्राउंड विल पुल इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो डेफिनेटली it will come down now. The ball will come down now. So that's going to be a vertical movement. So we have two aspects here, horizontal and vertical, and that's what happened in projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा मोशन के. एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट. सो जैसे ही हमने बास्केटबॉल को फेंका तो ये एक कर्व्ड पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. एंड दैट कर्व्ड पाथ इज नथिंग बट दैट्स व्हाट हैपेंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन. दैट्स व्हाट अ कर्व्ड प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट इट्स अ कर्व्ड पाथ मोशन. एक जो कि पैराबोला काइंड ऑफ क्रिएट कर देता है. तो बेसिकली वी कैन राइट इट डाउन. इट इज द, आई होप एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. इट इज द कर्व्ड पाथ. इट इज द कर्व्ड पाथ that an object follows when it throws or projected into the air. When it throws or projected into the air. अगर आपको नोट्स चाहिए तो जरूर आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत करना है. सारे नोट्स इस तरीके के जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो मिल जाएंगे. सो व्हेन इट थ्रोज और प्रोजेक्टेड इन द एयर. माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग के लिए. सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू थिंग्स. प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमेशा क्या करेगी, कर्व्ड पाथ बनाएगी. इट इज अ कर्व्ड पाथ, बेसिकली पैराबोला. So it is a curved path that an object follows when it throws or projected in air, and is influenced by two forces only: initial velocity. So it is influenced by two things only: initial velocity and acceleration due to gravity. That is your small g. Acceleration due to gravity. Basically gravity. Okay, so we have two components here: horizontal and vertical components. And that's why we can say projectile motion में दो axes follow करता है, x and y axis. It moves up and then it moves down due to gravity pulling it back to the ground. So I hope ये सारी चीजें आपको क्लियर है. तो जब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो सारी चीजें हमने बात करी. जब हम थ्रो कर रहे हैं बॉल को, तो इसमें बॉल को हमने थ्रो किया तो इसमें रेंज शामिल होगी. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें होंगी, रेंज होगी. क्योंकि इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट भी शामिल है तो इसमें हाइट भी शामिल होगी, और इसमें टाइम भी होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा.
तो इसमें तीन चीजें शामिल होती है, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, आर, एच और टी। ये तीन चीजें आपकी शामिल होती हैं इसमें। So now we can study about the basic equation for projectile equation. So what are those basic equations? Let's talk about it. You can write it down. Okay. So first we are going to talk about the equation for range. Range के लिए equation. So range is going to be u square sine 2 theta upon small g. What is this d? This is acceleration due to gravity. It signifies how any object is, object with some velocity increases as it, falls towards the ground. That's what it signifies, is acceleration due to gravity. कि कोई object जिसको हमने throw किया, now it falls, तो उसकी velocity increase हुई, and that's due to gravity. U ही है ये small g. U is your initial velocity, and yeah, g is acceleration due to gravity, and that's how you can find range. After range, you can find height easily. So height or maximum height, you can write it down as maximum height. So you can find it using u square sine square theta upon twice of acceleration due to gravity. That's how you can find the maximum height. Then in order to find time of flight, that is t. So in order to find time of flight, that is t, the formula is twice of u sine theta upon acceleration due to gravity, and that's how you can find the time of flight. So these are some basic equations of projectile motion. Okay, yeah. Okay, so moving forward, last term that we're going to talk about here is centripetal force. Centripetal force. I hope you all are aware what centripetal force is. If not, let me tell you quickly about it. That it's the force that keeps objects moving in a circular path. और ये जो force होती है, it always acts at the center. So you can write it as, it is the force that keeps objects moving in a curved or circular path. And how is this so? By constantly pulling it towards the center. So by constantly pulling them toward center of the path. So now we have two main formulas for centripetal force. One is for centripetal force itself. So the formula for centripetal force, F, and the small c for centripetal force, is mv square upon r. Now this m is nothing but mass, then v is nothing but tangential velocity. Here it is tangential velocity, and this r is radius of the circular path. And we have a different formula for centripetal acceleration as well, and that is v square upon r. So these two formulas you have to remember. One is for force, centripetal force, that's mv square upon r, and one is for acceleration, that's v square upon. So I hope equation of motion का छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा. जो वेरी बेसिक्स थे, फॉर्मूलाज थे, ये आपके रिफ्रेश हो गए होंगे. सो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. हम बात करेंगे कुछ और चीजों की. टिल देन कीप स्टडीइंग. टेक केयर.